All right, so good evening everyone. Yes, the thing is कि अभी आप लोग में अगर कोई चाहो तो आप आके आराम से क्लास भी अटेंड कर सकते हो लाइव। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड, राइट। एंड अगर आप लोग को ऑनलाइन ही अभी अटेंड करना है तो आप कुछ दिन और ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो लेट अस स्टार्ट। आप लोग को अभी तक हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने को अलग से ये चैप्टर पढ़ने का क्या जरूरत है, ये पढ़ चुके हैं। ये अपने देख चुके हैं कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल अकाउंट्स में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट तो सर बनाना पड़ता ही है, राइट। कोई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज जस्ट अ समरी ऑफ द कैश बुक। वेरी गुड। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज जस्ट अ समरी ऑफ द कैश बुक। और लास्ट क्लास में अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को बहुत डिटेल में देखे थे कि सर देखिए ये कैसे एक कैश बुक का समरी है। जस्ट डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा समराइज्ड वे में जितना भी रिसीट हुआ, जितना भी पेमेंट हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है। आप लोग को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का डिफरेंसेस पढ़ने बोला हुआ है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तो लास्ट क्लास में अपने डिटेल में देखे ही थे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी आपको फंडा बताए थे कि देखो कैसे यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर में सारा आइटम जाता है फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द अक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसके साथ में आप लोग को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट लिखा हुआ है। एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हाउएवर अभी हालत ये है अपना कि अपने को ये बात पता ही नहीं है कि सर ये दिया हुआ भी है अपने मटेरियल में और ये कभी होमवर्क लिखा गया था, क्या बात की है आप। ठीक है, फिर अपने को होमवर्क में था, अपने देख रहे थे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होमवर्क दिया हुआ था, और ये सर हम लोग किए हैं क्योंकि ये सम्स था। तो ये भी सब कोई किया है क्या? सबमिट तो सब नहीं किया है। अच्छा, क्रिएटेड ही नहीं है, असाइनमेंट क्रिएटेड नहीं था। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या सब कोई होमवर्क कर चुका है? यस कर चुका है। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कर चुका है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुके थे। यस 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 आ गया था। ओके ओके। नहीं अनुभव, मेरे को सारा मैसेज मिलता है, कोई बात नहीं, मिस हो गया होगा। चलो अभी आपका मैसेज स्पेशल फोकस के साथ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। ये आप लोग का आई होप बन गया होगा। चलिए अपने फटाफट से देखते हैं। अनुभव होमवर्क भी करना होता है, हितेश होमवर्क क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड विष्णु। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ द फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो अगर आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो तो आपके लिए फॉलो करना अब डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज होमवर्क करना अनिवार्य है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो अब आप कैसे कैचअप करोगे? आप देखो, ऐसे नहीं हो सकता है, राइट। अपने थोड़ा सा स्पीड पकड़ के करेंगे तो फॉलो वो कर पाएगा जो होमवर्क कर रहा है। अगर कोई होमवर्क नहीं ट्राई कर रहा है तो प्लीज दूसरा ऑल्टरनेटिव खोजो कि कैसे प्रिपेयर और हो सकते हैं। मेरे पास नहीं है उसका ऑल्टरनेटिव। अपने को सिंपली क्वेश्चन पहला ही लाइन में बोल दिया, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। बस इसके आगे का बात पढ़ें, उसके पहले फॉर्मेट बना लो ना। दिस इज द वे वी हैव टू अप्रोच। अपने को ऐसे ही प्रैक्टिस करना होता है। घर में जब आप अपने आप क्वेश्चंस करते हो गाइज, इसी तरह से रिलीजियसली स्टेप को प्रैक्टिस करो, इसी बात को फॉलो करो कि कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये बताइए, ये एग्जाम अपने बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया अपने बोर्ड एग्जाम में, कैसे अटेम्प्ट करोगे? राइट, इवन प्रैक्टिस करते समय घर में इसी अप्रोच को ध्यान में रखा करो, राइट। चलो जैसे ही बोला तो अपने को जैसे ही मालूम पड़ा कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट क्या है सर? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट जल्दी से बताइए। ये देखिए सर,
हम लोग ऐसे कराते हैं, कोई भी लेजर बनाते हैं ना, एकदम बस जैसे कोई भी लेजर बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है बस उसका भी यही फॉर्मेट है। ये रहा, ये रहा अमाउंट कॉलम और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, जैसे कि एक लेजर का कॉलम, लेजर अकाउंट जैसे बनता है, बस एज इट इज। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिसीट्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेमेंट्स। ये है अमाउंट, अमाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अच्छा, ऑब्वियसली इन द बुक्स ऑफ लिख दो, इन द बुक्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली, इन द बुक्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड भी लिखना होता है, जगह हम छोड़े नहीं तो ऊपर लिख दे रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, राइट। ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड भी लिखना पड़ेगा आपको। जैसे अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, वैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। क्या बैलेंस शीट में भी फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे? जी नहीं सर, बैलेंस शीट में लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अच्छा, आपने पार्टनरशिप चैप्टर में भी जो पीएल एप्रो बनाते हैं, क्या उसमें भी लिखना चाहिए? हाँ सर, लिखना चाहिए। क्या आपने प्रैक्टिस करते समय बार बार लिख रहे थे? नहीं लिख रहे थे। इसमें अपने पहला सम कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, क्या बार बार लिखेंगे? जी नहीं। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करते समय ये सब बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। बहुत फास्ट करना पड़ता है प्रैक्टिस, है ना, सजावट नहीं करना होता है, लेकिन अप्रोच प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्वेश्चन आपको जब बोल दिया रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जस्ट एक टी फॉर्मेट फट से बनाओ, रूलर लेके नहीं, सजा के नहीं, एक अमाउंट का कॉलम सुंदर सा, जी नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैश बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल का 44,000, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है सर, खाली कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। लिखेंगे यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सर यहां पे सिर्फ कैश है तो कैश लिखेंगे। कैश का बताओ बैलेंस कितना है? 44,000 इज द बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन को अलग से पहले रीड करें और फिर फॉर्मेट बनाएं, उससे बेटर है कि आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं साथ साथ ही अपना सम बन जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शंस 376, यहां पे अपने को ये तो बोला ही नहीं कि सर सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा। आपको पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, आपने डिस्कस कर चुके हैं। पहला बात तो फॉर्मेट भी, बट फॉर्मेट तो सेकेंडरी बात है सर, छोड़िए। ये बताइए, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेरी गुड, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन है क्या? मेन सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मेन सोर्स ऑफ इनकम। यही तो इनकम है सर, इसी के बेस पर तो एनपीओ हिम्मत कर रहा है कि चल हम चल पाएंगे। बाकी डोनेशन तो ऑप्शनल है, कोई देगा नहीं देगा क्या मालूम, कौन कितना चंदा देगा, कोई चंदा ना दे। लेकिन ये एनपीओ रन किसके बेस पर कर रहा है? मेंबर्स लोग के बेस पर। मेंबर्स लोग को पैसा लाना पड़ेगा उसके बेस पर, हर साल लाना पड़ेगा इस बेस पर। जो मेंबर लोग हर साल कुछ 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 पैसा देते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, राइट। ओके, तो यहां पर सर सब्सक्रिप्शन का अपने को सीधा सीधा देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपने को जो डिटेल दिया हुआ है ना, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ही डिटेल दिया हुआ है। क्या इस साल का एक क्वेश्चन है एवरीवन, जब ये क्वेश्चन अपने कर रहे हैं साथ साथ कुछ कुछ डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, राइट। तो ये जो 3,76,000 यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रुपीज 3,76,000, बस फुल स्टॉप। क्या ये सब्सक्रिप्शन इनकम है क्या इस साल का, 31 मार्च 20 वाले ईयर का, फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 20 का, क्या ये सब्सक्रिप्शन इनकम है? क्या ये सब्सक्रिप्शन इनकम है? सर ये अपने को नहीं पता। क्या ये इस साल का सब्सक्रिप्शन इनकम है? हो सकता है कि कुछ इनकम हुआ है, बट किसी किसी मेंबर से अभी पैसा मिलना बाकी है, तो वो अपना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है जो मिलना बाकी है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को ऐड करेंगे, इनकम में लेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते समय इतना स्ट्रेस नहीं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब पैसा मिला है क्या, मिला है क्या, कैश बुक में क्या आता है, मिला तो आएगा, नहीं मिला तो नहीं आएगा। अब जो मिला है वो चाहे लास्ट ईयर का बाकी था वो मिला हो,
या करंट ईयर का इनकम ही मिला हो, या नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में मिल गया हो, डजंट मैटर। पैसा मिला है क्या, पैसा मिला है तो आएगा, बात खत्म। यहां पर अपने को जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सर कैसे पता आपको? बिकॉज क्वेश्चन बोला है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने, और यही डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब यही सब रिसीट्स एंड यही सब पेमेंट्स है, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ये जो डेटा दिया हुआ है ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन के रिसीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर। सब्सक्रिप्शन रिसीट कितना है? 3,76,000 रिसीट साइड में सर सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसको मिलता है टू सब्सक्रिप्शन। डोनेशंस ₹80,000 डोनेशन। क्या ये डोनेशन, एवरीवन प्लीज केयरफुल, अभी जो क्वेश्चन पूछेंगे मेरे को सबका आंसर देना चाहिए, ठीक है? चलो हम बोल दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग को यस नो बोलना है। डोनेशन ₹80,000 रिसीव हुआ होगा, यस या नो? रिसीव हुआ होगा, तो सर रिसीव हुआ होगा तो डेबिट साइड में लिख दे क्या, यस या नो? एवरीवन प्लीज। हितेश करेक्ट है, तनिषा करेक्ट है, मानवी एंड गरिमा आप लोग का भी आंसर करेक्ट है। गर्व वेरी गुड, तनिष्का करेक्ट, आस्था करेक्ट, रोशनी करेक्ट है, वेरी गुड, अंजलि एब्सोल्युटली करेक्ट, अनुभव करेक्ट, वेरी वेरी गुड, यस तनिष्का, ऑल राइट, वेरी गुड सर। डोनेशन भी ना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम ही होता है, रिसीव ही होता है। हाँ, एक एनपीओ भी डोनेट कर सकता है, लेकिन वो फिर क्वेश्चन को अलग से बोलना पड़ेगा कि ये डोनेशन पेड है। अगर सिर्फ डोनेशन लिख के देगा तो ऑब्वियसली हम लोग मानेंगे क्या सर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक मेन सोर्स होता है। सब्सक्रिप्शन के बाद सबसे सेकंड मेन सोर्स, सेकंड बिगेस्ट सोर्स इज अ डोनेशन ओनली। सब्सक्रिप्शन सबसे मेन है और फिर डोनेशन ही तो है, राइट? यस करेक्ट है हितेश एंड विष्णु। तो सर यहां पे डोनेशन का भी पैसा मिला होगा टू डोनेशन, कितना? 80,000। डोनेशन भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी पैसा मिला होगा 80,000। एंट्रेंस फीस, अगेन सर एंट्रेंस फीस वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये भी पैसा मिला होगा, ये भी रिसीट साइड में लिख दीजिए। टू एंट्रेंस फीस ₹43,000, 43 है क्या? हाँ, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, है ना? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास एक क्लब है, क्लब का हॉल है, उस क्लब हॉल में अलग अलग टाइप का फंक्शन होता रहता है और वो लोगों को रेंट पे भी देता है, राइट? एक बड़ा सारा हॉल है, उसको रेंट पे भी देता है, किसी का शादी वादी होता है उसमें शादी में भी देता है, वेडिंग का सेरेमनी भी करवा लेता है, कोई का बर्थडे पार्टी भी होता है तो उसको जगह को रेंट पे देता है, राइट? तो रेंट पे देता है तो उसे रेंट कमाता है, तो ये रेंट इनकम है, और साफ साफ बोल भी दिया रेंट रियलाइज्ड, राइट? अगर सिर्फ और सिर्फ रेंट लिख के छोड़ देता, खाली रेंट फुल स्टॉप लिख देता और कुछ नहीं बोलता, तो अपने इसको क्या मानते? अपने इसको फिर खर्चा मान देते, राइट? रेंट रियलाइज, रेंट रिसीव्ड इतना अच्छे से स्पेसिफाई करके बोल दिया तो अपने इसको रिसीट बोलेंगे। सर ये तो रिसीट ही है 52,500 टू रेंट, टू रेंट 52,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या ये भी इनकम है? हाँ, ऑब्वियसली नहीं सर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लब चलाएगा, स्कूल चलाएगा, हॉस्पिटल चलाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चलाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज अ वेरी हाईली डिग्निफाइड, एक सेपरेट काम होता है जो अलग से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चला रहा होता है, जैसे सीईएससी आप लोग जानते हो, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सर
एक एनपीओ का खर्चा ही है, तो ये खर्चा का पेमेंट किया होगा, पेमेंट साइड में लिखिए बाई इलेक्ट्रिसिटी, ये पेमेंट साइड में आएगा, पेमेंट साइड में 34,400। टैक्सेस पेमेंट है 5,000। सैलरी एंड वेजेस 2,15,000 ऑब्वियसली सर पे किया होगा। सैलरी एंड वेजेस 2,15,000। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी अपने बात कर चुके हैं सर। ऑनरेरियम भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, पे करता है इन ऑनर, सेक्रेटरी को इन ऑनर, है ना, एज अ चीफ गेस्ट आया होगा किसी फंक्शन में तो उसको ऑनरेरियम दे दिया 25,000 रुपया। $25,000 ऑनरेरियम। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना साफ साफ बोला रिसीव्ड सर, रिसीव्ड है, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया कितना, 29,500 टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसिप्ट तो हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर ऑब्वियसली खर्चा है 3,500, प्रिंटिंग एंड 3,500। नेक्स्ट पेटी एक्सपेंसेस 9,000, नीडलेस टू डिस्कस, कितना 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑब्वियसली सर ये भी खर्चा है 3,100 का, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,100। इसको छोड़ के और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। और सर इसका मतलब बैंक का बैलेंस कुछ है नहीं, अगर खाली कैश बैलेंस ही चल रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कैश का नेगेटिव बैलेंस हो जाए, कभी भी नहीं होता है। आप क्या कभी भी कैश बुक में देखे हो कैश बुक में कैश का नेगेटिव बैलेंस हो जाए, बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, बैंक ओडी हो सकता है, इनफैक्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बैंक ओडी हो सकता है, राइट। बट सर यहां पर तो एकदम सिंपली आपको पक्का मालूम है कि यहीं पर आएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, चाहे आप जो बोलिए, यहां नहीं आ सकता है, यहां नहीं आ सकता। अगर बैंक होता तो यहां भी आ सकता था। अमाउंट कितना आ रहा है बताओ तो कैलकुलेट करके जल्दी से। ठीक है, मेरे को ये वाला आंसर चाहिए फटाफट, जो लोग कर चुका है उससे। ये वाला आंसर सबको ही बता रहा है, मेरे को टोटल भी बताओ, अलग से लिख के बताओ, टी इक्वल टू इतना, बैलेंस इक्वल टू इतना, टोटल बताओ। ये दोनों का टोटल जो यहां पर दोनों जगह आएगा, और बैलेंस कितना लिखे यहां पर ये भी बताओ। बाई बैलेंस कैरिड डाउन ऑब्वियसली ये कैश का बैलेंस आएगा। गाइस फटाफट आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, ठीक है ना, आंसर मेरे को तुरंत तुरंत चाहिए, सबसे चाहिए। मानवी तुम बोलो। ग्रेट। 6,25,000 मेरे पास एक आंसर आया है, बाकी लोग कंफर्म करेगा, यही है ना। $3,30,000 इज द बैलेंस। बैलेंस कितना है बोलो। ऑल राइट, रोशनी एंड तनिषा एंड गरिमा एंड मानवी, आप लोग का टोटल करेक्ट है। मेरे पास बैलेंस का आंसर सेम आंसर नहीं आ रहा है, मेरे पास अभी तक जो दो आंसर आया उसमें 3,30,000 आया है। अब अगर 3,30,000 की जगह 3,00,000 आई मीन 340 आप लोग बोल रहे हो, और 340 की जगह अगर 330 आ रहा है, और दोनों का एक साथ म्यूचुअली रॉन्ग हो रहा है, तो ये संदेहजनक बात है। देयर इज समथिंग सस्पिशियस, दैट मीन्स आप लोग पूरा मैचिंग करा करा के, यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल चल रहा है यहाँ पर। हाँ आंसर मैच कराना है। टोटल आ गया, बैलेंस बताओ जल्दी से। विष्णु आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अंजलि वेरी गुड, टोटल करेक्ट है। हितेश ऑल राइट, टोटल मिल गया, बैलेंस बताओ।
विष्णु रीचेक द टोटल। 500 रुपया का कहां डिफरेंस कर रहा है तुम? आई थिंक ये सब 500 रुपया कुछ लेना भूल गया है क्या? दोनों जगह का टोटल करेगा तो ये आंसर आ जाएगा, और नहीं आ सकता 24,500, क्योंकि देखो ये 500 500 1000 हो गया, और कोई 500 है ही नहीं। तो ये 6,25,000 इज द करेक्ट आंसर। दिस टोटल इज करेक्ट 6,25,000। मेरे को बैलेंस कैरिड डाउन बताओ कितना आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, majority विंस। majority का रॉन्ग भी होता है। majority विंस सर, सब कोई बोल रहा है 330 तो 330 लिख दे। वाह, आंसर करेक्ट चाहिए मेरे को, फटाफट बताओ। क्या एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताओ, एक लेजर का बैलेंसिंग करने का काम है और उसमें इतना मिस्टेक है, उसमें यू आर डिवाइडेड। यस अनुभव, टोटल तो मिल गया, बैलेंस बता दो। थ्री लाख 30,000 ही है, आप लोग चेक करके कंफर्म करिए। हाँ, ये कैसे हुआ मानवी? हाँ, अपने आप नहीं हो रहा, इसका मतलब कॉपी पेस्ट चल रहा है, और ये प्रैक्टिस नहीं होने से ना एग्जाम में नहीं होगा सॉल्व। कॉपी पेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3,30,000 इज द राइट आंसर। वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन क्रिएशन। ये तो सर एकदम पूरा का पूरा दे दिया एज इट इज, इसमें क्या करना है? इसमें क्या कुछ डिफरेंस है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ पे दिक्कत है सर, बताया नहीं है अपने को, कैश एट बैंक नहीं बताया। बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और क्या है ना, और पर्टिकुलर्स बताया है। हम्म, 19। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, ये लो फॉर्मेट अब रेडी है, ठीक है। और अपने अभी क्लास में कैसे लिखेंगे इसको? आरएनपी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया, कैश भी है सर, बैंक भी है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी कैश, अरे कैश बैंक, बताओ कितना कितना? 20 और 50, 20 और 50। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे दिया साफ साफ, टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप भी ईयर वाइज ब्रेकअप दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। 18 19 19 20 21, 18 19 19 20 20 21, कितना कितना सर? 7 1 21 600 5 200। सुन लो, सुन लो एक मिनट सब कोई, यहां पे थोड़ा सा एक बार ध्यान देना अभी। देखो, ये जो दिया हुआ है ना, ये अपने को डिटेल दिया हुआ है, कितना पैसा मिला है उसका डिटेल दिया हुआ है। ये अपने बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ठीक है।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 का मतलब मानवी फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 20, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, इज इट? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 इज अवर फाइनेंशियल ईयर। तो अपने को अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोल देता इस क्वेश्चन में, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोल देता, अपने इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन इनकम लेते एवरीवन, यस और नो? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड का मतलब क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम लेते। यस सर, कोई डाउट नहीं है, सब्सक्रिप्शन इनकम लेते। क्या हम लोग ये तीनों सब्सक्रिप्शन इनकम जोड़ के वहां इनकम में लिख देते? क्या नहीं लिखते? कौन सा वाला लिखते? एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, ठीक है? अभी यस नो नहीं चाहिए, सब अपना एक बार अभी कोई रिप्लाई नहीं देना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनना और फिर रिप्लाई करना। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे वो वाला क्वेश्चन को अच्छे से पहले सुनो, समझो और फिर रिप्लाई दो मेरे को। माय क्वेश्चन टू यू इज कि मान लो क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में ये जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ये जो इंफॉर्मेशन दिया ना, बस यही इंफॉर्मेशन दिया और कोई भी इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है। ये वाला जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये कितना कितना सब्सक्रिप्शन मिला उसका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है? कितना कितना सब्सक्रिप्शन मिला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920, ड्यूरिंग द ईयर 1920 अपने को टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ये वाला मिला है। ये तीनों को जोड़ देंगे तो बोल देंगे सर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है? माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर इसी डेटा के साथ, बस इतना ही इंफॉर्मेशन के साथ अगर आपको बोल देता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में अपने सब्सक्रिप्शन इनकम दिखाते। सब्सक्रिप्शन इनकम जो अपने लिखते वो कौन सा अमाउंट लिखते? अमाउंट चाहिए मेरे को, सोचो, टेक योर टाइम, गिव मी द राइट आंसर इन वन गो। कितना? बात यही है ना कि तुम्हारे हिसाब से चल नहीं रहा है, तो हम लोग बचे हुए हैं। थोड़ा सा देखो ठीक से। यही अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं और यही हम लोग समझ रहे हैं। ध्यान ध्यान से सोच के मानवीय आंसर देना है, इसीलिए बोले हड़बड़ा के नहीं, मेरे को एक बार में सोच के करेक्ट आंसर दो। जब पूछ रहे हैं तो कुछ प्रिंसिपली जो अपने डिस्कस किए हुए उसके बारे में दिमाग लगाओ ना, सोचो ना एक बार। हितेश वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। हाँ रोशनी, अमाउंट बता दो ना, खाली अमाउंट लिख के बता दो बस। हितेश वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। तनिषा वेरी गुड, गर्व करेक्ट है, रोशनी करेक्ट है, एक्सेलेंट। अंजलि करेक्ट है, विष्णु करेक्ट है, सुपर। गरिमा करेक्ट है। तनिष्का अमाउंट बताओ, जो क्वेश्चन है उसका एज इट इज आंसर दो, अमाउंट बताओ। बोलो मानवी। हाँ तो लॉजिक के साथ पता है, सोचना नहीं है। फिर से एवरीवन, अब किसी का कोई आंसर नहीं देख रहे हैं, कोई आंसर नहीं चाहिए, अभी सुन रहा है सब, सुनो। सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा मिला। अब वो पैसा लास्ट ईयर से रिलेटेड था, करंट ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा मिला है क्या, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। पैसा मिला है क्या, रिकॉर्ड करो। नहीं मिला तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को कोई मतलब नहीं। पेमेंट हुआ है क्या, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में पेमेंट दिखाओ। भले ही वो पेमेंट लास्ट ईयर से रिलेटेड है, भले ही वो करंट ईयर से रिलेटेड है, भले ही वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, डजंट मैटर। पेमेंट हुआ है क्या,
रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आएगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट सर केयरफुल, जब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब अपने को करंट ईयर का क्या इनकम हुआ है अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, बस वो बताना है। करंट ईयर का क्या खर्चा हुआ है, बस वो बताना है। तो अपने को जो यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ 1819, मतलब सर 1819 का मतलब अपने जिस साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन से साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, 1920 का। सर 1920 का जब अपने अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अपने 1819 को कैसे देखेंगे, सर पिछले साल का, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। कुछ बाकी था मिलना, वो अभी मिला है। प्रीवियस ईयर का कुछ मिलना बाकी था, वो करंट ईयर में मिला है, करंट ईयर में रिसीव हुआ है। दैट डजंट मीन कि ये करंट ईयर का इनकम है। सर मिलना बाकी था, रिसीवेबल था, रिसीव हो गया, राइट। तो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये वाला इनकम नहीं दिखाएंगे। सर यहां पे साफ साफ बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 1920, मतलब ये तो पक्का ही करंट ईयर का इनकम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये करंट ईयर का इनकम है, और उसके अगेंस्ट में 1,21,600 मिल गया, ये पूरा का पूरा करंट ईयर का इनकम है। हो सकता है कि करंट ईयर का इनकम इससे ज्यादा है, कुछ पैसा ऐसा है जो अभी तक नहीं मिला, हो सकता है। बट क्वेश्चन अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अगर देता तो अपने उसको भी ऐड कर देते और बोलते कि देखो ये भी हम लोग का इनकम है, मिला नहीं है तो क्या हुआ, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ये भी अपना इनकम है, बोल देते। आई टोल्ड यू कि सर ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो अपने मान लो ना कुछ नहीं बाकी है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा, इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में बस ये वाला 121,600 ही जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि अपने को जो ये 2021 का 5,200 मिला है ना ड्यूरिंग द ईयर 1920, अपने को 2021 के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल गया। जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल गया वो करंट ईयर का इनकम थोड़ी ना हो गया अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये तो अनअर्न्ड इनकम है, ये तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, अनअर्न्ड इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में थोड़ी ना जाएगा, ये तो सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। और ये लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का असेट में दिख रहा होगा, रिसीवेबल 7,000, ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में असेट में दिख रहा होगा 18-19 का सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिला था, और ये 2021 वाला जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो अनअर्न्ड इनकम है, वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 5,200। ये एडिशनल डिस्कशन इसलिए था बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट मेरे को अभी से बिल्ड करना है, क्योंकि ये भर भर के मान के चलो गारंटी है, गारंटी है आप लोग को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें ये सब्सक्रिप्शन जो अभी अभी डिस्कस किए ना, ये वाला डिस्कशन तो पक्का काम आएगा, ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, और कुछ भले ही आए नहीं आए, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट अगर नहीं आता है, सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट क्लियरिटी नहीं है, पर से अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले, अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, इस चैप्टर का आप एक भी सम सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलो यहाँ पे अपने को जो अपने डिस्कशन कर रहे थे उसमें सब्सक्रिप्शन सर तीनों ले लिया अपने, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बोला है ना, तो रिसीट तो तीनों है, रिसीट्स में ले लिए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सर डोनेशन फॉर बिल्डिंग का मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा सर, बिलो कैपिटल फंड, ये डिस्कशन अपने कर चुके हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल नेचर का रिसीट हो, रेवेन्यू नेचर का रिसीट हो, कोई भी टाइप का रिसीट है क्या, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसीट साइड में तो जाएगा। कितना अमाउंट, 70,000, 70,000। नेक्स्ट
डोनेशन फॉर मैच, ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के नीचे आ रहा होगा। कैपिटल नेचर का भले ही हो, पैसा मिला है, रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड है तो रिसीट साइड में जाएगा 14,000 टू डोनेशन फॉर मैच, मैच फंड बनेगा एक, है ना। स्पेसिफिक बात कर दिया ना, स्पेसिफिक बात कर दिया तो सर बैलेंस शीट में लेके जाइए। भले ही मैच कराना अपने आप में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू खर्चा है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाना चाहिए था, लेकिन अगर स्पेसिफिक फंड मेंटेन हो रहा है तो बैलेंस शीट में उसको फंड में लेके जाइए और फिर खर्चा को भी उसी फंड से माइनस करिए। ठीक है, इस बात को अभी से समझते हुए चलो। अनुभव एक बार वापस क्या चीज, ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन वाला बात, हाँ ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन वाला बात बोल रहे हो, वापस से पूरा बोले। जो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोला ना, ये पैसा मिला है 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का, अपने करंट ईयर के इनकम में क्या लेके जाएंगे सर? सिर्फ और सिर्फ जो करंट ईयर का इनकम है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम में जाता है ना, वो सिर्फ करंट ईयर का इनकम जाता है। तो यहां पर जो 18-19 का पैसा अभी मिला है वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, वो 19-20 का इनकम नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा। और ना ही 20-21 वाला जो पैसा एडवांस में मिल गया सब्सक्रिप्शन का, वो भी नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन का सिर्फ वो वाला अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाता है जो करंट ईयर का इनकम होता है। बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्लास 11 के एकदम स्टार्टिंग से, तो इसमें इतना डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। मैच एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 6,000, कौन से साइड जाएगा? मैच एक्सपेंसेस ₹6,000 कौन से साइड जाएगा? पेमेंट साइड में सर, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो पेमेंट में दिखा दीजिए ना 6,000 बाई मैच एक्सपेंसेस। अब एक चीज आपको बता दे, एवरीवन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। यहां पे अगेन पूरा फुल फोकस चाहिए। ये जो मैच एक्सपेंस है 6,000 रुपया, माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज, एक बार में आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना है, सबको आंसर देना है। माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज, ये मैच एक्सपेंस क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाएगा? यस और नो? एकदम सटीक आंसर एक बार में चाहिए। अपने डिस्कशन कर चुके हैं और अभी से नहीं समझते हुए चलोगे, बाद में फंसोगे। क्या ये मैच एक्सपेंस ऑफ 6,000, क्या ये मैच एक्सपेंस 6,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाएगा? यस और नो? पेमेंट में तो आ गया सर, क्योंकि पेमेंट तो हुआ है, खर्चा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर सर पेमेंट साइड में तो सारा पेमेंट आ जाता है ना, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, चाहे वो कैपिटल नेचर का, चाहे वो फंड का है, चाहे कोई भी चीज का पेमेंट हो रहा है, क्या बस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिख दो। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना तो सर सबसे सिंपल काम है, राइट? ये तो बहाना है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है। इस क्वेश्चन के थ्रू तो अपने बिल्ड कर रहे हैं जो अपने को नेक्स्ट करना है इसके बाद, जो एग्जाम में आता है। वेरी गुड, करेक्ट है तनिषा, शिवम, हितेश, आप लोग का आंसर करेक्ट है। गर्व, रीथिंक योर आंसर, वापिस से एक बार सोचो, डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। रोशनी करेक्ट है, अंजलि करेक्ट है आपका आंसर, तनिष्का रीथिंक योर आंसर, अनुभव रीथिंक योर आंसर, बोलो। विष्णु रीथिंक योर आंसर। रीथिंक जब बोल देते तो एक तरह से हम बता ही दिए क्या आंसर है। गरिमा एंड मानवी, रीथिंक योर आंसर। राइट, अब जो अभी बोले वो करेक्ट है, सुनना अभी सब कोई। यहां पे मेरे पास एक इसका इसका जस्टिफिकेशन ये आ रहा है, जो लोग यस बोल रहे हैं कि हाँ सर ये वाला मैच एक्सपेंस, ये मैच एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाएगा, जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनका जस्टिफिकेशन ये है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर। मैच करवाना एक क्लब का दिन भर का काम है, रोज रोज का काम है, रेकरिंग नेचर का है, छोटा मोटा खर्चा है, आए दिन होता रहता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट कि ये मैच एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, थम्स अप टू दैट, करेक्ट आंसर कि मैच एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। लेकिन आप लोग को बोल चुके हैं कि अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड मेंटेन हो रहा है, अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड मेंटेन हो रहा है तो उस फंड से खर्चा माइनस होगा। अभी यहां पर थोड़ा सा हम आगे जाके डिस्कशन कर रहे हैं, एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते, से फॉर एग्जांपल आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बनाते, यहां पे हम छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के आपको दिखा रहे हैं। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये वाला एक्सपेंस साइड होता, ये इनकम साइड होता। नॉर्मली अगर कोई मैच फंड मेंटेन नहीं हो रहा होता, नॉर्मली अगर कोई मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड मेंटेन अगर नहीं हो रहा होता, तो आप एकदम सही बोल रहे हो कि सर यहां पे मैच एक्सपेंस आ जाता, यहां पे मैच एक्सपेंस 6000 आ जाता, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट सर यहां पे ना देखिए, अपने को क्वेश्चन इसके जस्ट पहले बोला था डोनेशन फॉर मैच, मतलब कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है, मतलब इस रिसीट को हम लोग कहां लेके जाएंगे सर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, अगर कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट मिलता है, पूरा का पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर आपको कभी भी स्पेसिफिक पर्पस मिलेगा ना, डोनेशन फॉर मैच, सब्सक्रिप्शन फॉर मैच, एनीथिंग फॉर मैच, एनीथिंग स्पेसिफिक, एनीथिंग फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिकली अगर कोई भी चीज के लिए कुछ भी मिल रहा है, मतलब वो स्पेसिफिक बात हो गया। आपको बोल चुके बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में, बार बार बोल चुके सर अगर स्पेसिफिक बात होगा उसका बात बैलेंस शीट में करेंगे, उसका बात हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। डोनेशन फॉर मैच का मतलब सर यहां मैच फंड बन चुका, यहां पे अगर मैच फंड बन चुका, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना डोनेशन मिला है सर? देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, डोनेशन मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है सर? डोनेशन मिला हुआ है 14,000 का। तो आप इसको इंटरनल कॉलम में लिखते हुए चलते हो। और अगर कोई खर्चा होता है, अगर कोई एक्सपेंस होता है मैच से रिलेटेड, मैच से रिलेटेड अगर कुछ खर्चा होता है और उस खर्चा के लिए आप अलग से एक फंड मेंटेन कर रहे हो, अरे बाबा ये जो मैच एक्सपेंस हुआ इसके लिए आप अलग से एक फंड मेंटेन कर रहे हो, तो ये फिर सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में नहीं जा सकता। उसको इस फंड से, अरे फंड मेंटेन किस लिए कर रहे हो यार? ये फंड आप मेंटेन कर रहे हो ताकि आप मैच करवा सको, ताकि आप मैच का खर्चा कर सको, ताकि आप मैच का एक्सपेंसेस कर सको, इसी के लिए तो आप अलग से एक फंड बना रहे हो। जैसे ही आप एक फंड क्रिएट करते हो, और ये भी आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन में कि सर फंड मेंटेन हो रहा है क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है, स्पेसिफिक डोनेशन मिला मतलब अलग से एक फंड मेंटेन हो रहा है। अलग से एक फंड अगर मेंटेन हो रहा है तो वो फंड क्या चीज के लिए मेंटेन हो रहा है? उस काम के लिए मेंटेन हो रहा है जिस काम के लिए ये फंड बना है। मैच फंड क्या चीज के लिए बना है? मैच कराने के लिए बना है, मैच का खर्चा करने के लिए बना है। जब मैच का खर्चा भी होगा तो वो भी इसी फंड से लेस होगा, मैच एक्सपेंसेस 6000, ना कि यहां पे दिखाएंगे। अगर मैच फंड नहीं होता तो आप लोग एकदम सही बोल रहे थे कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में दिखा दीजिए, तब आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो। गाइस ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था रिलेटेड टू मैच फंड, मैच एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये पूरा का पूरा डिस्कशन एकदम क्लियर है क्या? कंफर्म करो यस या नो, अदरवाइज कोई भी डाउट है तो पूछो, खाली एन लिख दो तो हम वापस से पूरा बता देंगे ये वाला बात। लेकिन आप लोगों को कंफर्म करना पड़ेगा यस या नो, यहां पे मेरे को सबका कंफर्मेशन चाहिए यस या नो। एवरीवन क्या ये पूरा का पूरा बात, क्या ये पूरा का पूरा डिस्कशन अच्छे से क्लियर है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, आई एम नॉट मूविंग अहेड विदाउट योर रिस्पॉन्स गाइस, सबको रिस्पॉन्स देना है, फटाफट से बताना है।
थैंक यू शिवम, हितेश, रोशनी, तनिष्का, गर्व, आस्था। मूव अहेड देन। तनिष्का, ऑल राइट, चलो, थैंक यू अनुभव। लेट्स मूव अहेड देन। मैच एक्सपेंस लिख लिए सर यहाँ पर। सैलरीज पेमेंट है सर, खर्चा है 75,600। इलेक्ट्रिसिटी 7th, ये क्या था भाई? हाँ, रेंट पेड इज 4,800। इलेक्ट्रिसिटी 7,600। बुक परचेज्ड। एवरीवन रुक जाना। सर बुक परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के आप पेमेंट साइड में ले जाइए। लिख लिए, लीजिए बुक्स अकाउंट। बुक्स अकाउंट कितना? 20,000। अब मेरे को ये बताना कि सर ये जो बुक्स परचेज्ड है ये कहां जाएगा? अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हो तो खाली आई लिख दो, अगर आप बैलेंस शीट बोलते हो तो खाली बी लिख दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट। गाइस फटाफट, माय क्वेश्चन इज ये बुक्स अकाउंट कहां जाएगा? ये कहीं तो जाएगा। या तो आप इसको खर्चा बोलेंगे या तो आप इसको असेट बोलेंगे। आप इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये क्या है आपके हिसाब से? से समझ में आता है कि आप क्लास डिस्कशन एकदम अटेंटिवली फुल फोकस के साथ नहीं अटेंड करते हो, क्लास एकदम फुल अटेंशन के साथ नहीं अटेंड करते हो, टेंशन लैक हो रहा है। लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड किया हुआ है फुल अटेंशन के साथ? ऐसे नहीं होता है। कोई एक अकाउंट्स में जब अपने को एक बड़ा चैप्टर कर रहे होते हैं ना, कभी भी बीट क्लास 11 बीट क्लास 12, अगर अपने को एक बड़ा चैप्टर कर रहे होते हैं तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप एक पहला क्लास अटेंड किए, दूसरा नहीं किए और फिर तीसरा कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। राइट। जब जब सब कोई लाइव फेस टू फेस आते थे तो बल्कि आई यूज टू आस्क कि जो जो नहीं अटेंड किया था सेकंड क्लास, तो जाके पहले सेकंड क्लास देखो, क्योंकि ये अटेंड करके फायदा नहीं होगा। अभी तो खैर रिकॉर्डिंग रहता है तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि बिना सेकंड क्लास देखे कोई थर्ड क्लास नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो नहीं समझ, मतलब वो पूरा फ्लो नहीं बैठेगा, आधा पर्दा समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सकता है। इस बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ है। आप लोग सबका आंसर करेक्ट है, जो जो आंसर दिया है ना सबका आंसर करेक्ट है। अनुभव खाली तुमको रीथिंक करना है। तुम भी फुल अटेंशन के साथ क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो बहुत अच्छे से बताए थे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुक्स असेट होता है, जस्ट लाइक एनी अदर फिक्स्ड असेट, इट्स अ फिक्स्ड असेट। यस सर। एक लाइब्रेरी का, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक क्लब के अंदर में जो लाइब्रेरी है उसका सबसे मेन असेट ही बुक्स होता है। एक बुक आए दिन कोई खरीदता नहीं रहता है, आए दिन। इट इज नॉट ए रेकरिंग एक्सपेंडिचर, इट इज अ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, पहला बात। दूसरा, इट इज गिविंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। हाँ, ये हो सकता है कि इसका डेप्रिसिएशन का रेट बहुत हाई है, इसका लाइफ ऑफ द असेट इज वेरी लो, तो डेप्रिसिएशन बहुत हाई चार्ज करेंगे, ये हो सकता है। बट इन प्रिंसिपली दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज अ असेट। बैलेंस शीट के असेट साइड में जैसे बाकी फिक्स्ड असेट जाता है वैसे ये भी जाएगा, बुक्स भी। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज। सर इन्वेस्टमेंट परचेज बोला क्या? तो इन्वेस्टमेंट परचेज के लिए पेमेंट हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट्स कितना? 30,000। नाउ ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में मेरे को डिस्कस करना है।
ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका इंटरेस्ट का रेट 10% है, 10% है, ये कैसे समझ में आया सर? हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अगर ऐसे प्रीफिक्स में 10% लिख दे, दिस डिनोट्स इंटरेस्ट का रेट, दिस 10% डिनोट्स इंटरेस्ट रेट, एवरीवन, ओके, दिस डिनोट्स इंटरेस्ट रेट। तो नाउ अगर ये 30,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरे को फाइनेंशियल ईयर 1920 का, एवरीवन, फाइनेंशियल ईयर 1920 का इंटरेस्ट इनकम बता सकते हो आप लोग? फाइनेंशियल ईयर 1920 का इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ है? आंसर दे दो अपने हिसाब से। तो अब फिर करने क्यों लग गए? हाँ, बस सोचना नहीं है, सोचना एक सेकंड भी नहीं, क्या तो सीधा पेन चला देना, ये जो देखना है वो बोल देना है, सोचना नहीं है सर, एकदम नहीं सोचेंगे जो बात कर रहे हैं उस बारे में, बस आप बता दीजिए, हम लोग कर लेंगे, हम लोग चल जाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। इनकम पूछेंगे, ये क्या दिया हुआ है? ठीक है, डिस्कस करेंगे। मानवी बोलो। हितेश, नॉट द राइट आंसर। आस्था, तनिषा, नॉट द राइट आंसर। रोशनी, नॉट द राइट आंसर। अनुभव, नॉट द राइट आंसर। याद दिलाते हैं आप लोग को, याद दिलाते हैं आप लोग को, अगर कोई टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है सर। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 है, ईयर एंड, ठीक है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट का रेट 10% है, 1 सितंबर को इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो क्या इंटरेस्ट हम लोग बचपन से ऐसे कैलकुलेट नहीं करते आए हैं सर? जब से हम लोग मैथ्स में भी सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़े थे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट बताइए सर 30,000, इंटरेस्ट का रेट बताइए तो 10/100, और सर नंबर ऑफ मंथ्स बताइए, पीरियड बताइए, क्या पीरियड है? 1 सितंबर से, हाँ, तो 7/12 कितना हो रहा है? हाँ, इस लॉजिक से इट्स करेक्ट, नॉट बिकॉज यहां दिया हुआ है, नहीं कैलकुलेट करके बोलना था। आप तो यहां देख के सर देखिए ना, जो दिया हुआ वही होगा। हाँ, कैलकुलेट करके 1750 आ रहा है। अगर कोई 1750 कैलकुलेट करके बोल रहा है कि सर ये कैलकुलेशन करके 1750 आ रहा है, देन इट इज करेक्ट। मान लो ये कैलकुलेशन करके 1800 आता तो इनकम 1800 होता। अरे पैसा मिला है 1750, उससे क्या मतलब है? 50 अक्रूड इंटरेस्ट है, 50 अक्रूड इंटरेस्ट है, मिलना बाकी है। अगर ये 1800 होता तो यहां पे कोइंसिडेंटली इंटरेस्ट का इनकम भी 1750 आ रहा है, 1750 आ रहा है, और अपना रिसीट भी 1750 है। कोई इनकम रिसीवेबल नहीं रहा, इंटरेस्ट रिसीवेबल या अक्रूड इंटरेस्ट नहीं रहा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा इंटरेस्ट के नाम का, इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही, राइट? तो 1750 जो कैलकुलेट करके बोला है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। जो लोग 1750 कैलकुलेट करके बोला है, एक्सेलेंट। जो लोग यहां पे देख के बोल दिया है, रबिश। ठीक है, यहां पे जो दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, ये रिसीव्ड के बारे में बोल रहा है, ये अपने को इंफॉर्मेशन रिसीव्ड के हिसाब से दिया हुआ है, राइट? क्योंकि पूरा डेटा ही अपने ये मान रहे हैं ना सर, पेमेंट और रिसीट का डेटा है, राइट? यहां पे अगर 1600 देता तो अपने उसको क्या मानते हैं सर? 1600 रिसीव्ड है, इंटरेस्ट का इनकम तो हम लोग को कैलकुलेट करना आता है, 1750 आ रहा है, इनकम 1750 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1750 जाएगा, चाहे पैसा कितना भी मिला हो। ये कोइंसिडेंस है कि मिला भी 1750 है, ठीक है, मिला है, मिला है तो कहां लेके जाएं?
मिला है तो सर यहां लेके आइए 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1750। इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया कितना मिला है। एंट्रेंस फी, सर ये रिसीट है, इनकम है टू एंट्रेंस फीस। वो 4000 है। बस क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, क्या कैश इन हैंड दे दिया 25,600। तो यहां पे अपने क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, फटाफट बताएगा सब कोई। एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर। यहां पे आप लोग को एक बात बता दें, बैलेंसिंग फिगर यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, क्योंकि सर कैश का बैलेंस तो दे दिया, बैंक का बैलेंस अपने को निकालना पड़ेगा जो कि नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हिडन है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सर कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। इसको एकदम ध्यान से अगर देखें तो उससे समझ में जो आ रहा है कि सर ये वाला साइड ही टोटल ज्यादा है, राइट। विजुअली देख के भी समझ में आ रहा है कि ये वाला साइड का टोटल ज्यादा है। तो पहले ये वाला साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है। 295 290 और 293 550। तो 293,550 मेरे पास 3 आंसर आ चुका है, तनिषा, मानवी एंड गरिमा, एंड अब शिवम का भी, वेरी गुड। तो बाकी लोग भी कंफर्म करना पहले, तो क्या ये टोटल 293,550 आ रहा है, तब तो दोनों जगह 2,93,550 होगा और ये अपना बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तब फिर अपने यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंसिंग फिगर, जो मिसिंग फिगर था ये कैलकुलेट करके आपको बताना है फटाफट से। पहले तो कंफर्म करोगे 2,93,550 के लिए खाली यस लिख के, आ गया आपका भी, और फिर बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट बताओ। 123,950, वेरी गुड। मेरे पास ऑलरेडी 2 आंसर यही वाला आया हुआ है, 123,950, 123,950 ये आंसर आया हुआ भी है, वेरी गुड तनिषा एंड शिवम। तो तनिष्का रीचेक योर आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। रोशनी रीचेक योर आंसर, विष्णु रीचेक योर आंसर, कोई सिली मिस्टेक हो रहा है 2000 का, 2000 का कोई सिली मिस्टेक हो रहा है तुम्हारा, चेक करो कंफर्म करो, ठीक है। और कैलकुलेशन में अगर आप लोग एरर कर रहे हो तो ऐसे भी आप कंप्लीटली राम भरोसे चल रहे हो। सिली मिस्टेक होना कभी कभार अलग बात है, लेकिन अगर घर के एनवायरनमेंट में आप खुद से जब कर रहे हो उसमें रॉन्ग कर रहे हो, तो एग्जाम एनवायरनमेंट में टोटल कैसे करेक्ट करोगे, बैलेंसिंग कैसे करेक्ट करेक्ट करोगे, अगर इसमें एनफ प्रैक्टिस नहीं होगा ना। अगर आप लोग ये टोटल करना, ये बैलेंस निकालना घर में अपने आप बिना कैलकुलेटर के खुद से एनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, भी रेस्ट एश्योर्ड कि आपका 8-10 मार्क्स गया अकाउंट्स का, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे टोटल और बैलेंसिंग अगर घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। कैसे होगा, मैजिक होगा क्या, घर में एक बार भी किए नहीं और यहां मैजिक हो जाएगा, घर में एकदम जाके एग्जाम में कर देंगे फट से। हाँ, जादू तो होगा नहीं। तो आप अगर अपने आप ये टोटल करके नहीं निकाल रहे हो और अपने आप ये बैलेंसिंग करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप 7-8 मार्क्स का अपना प्रोविजन बना के रखो, ठीक है। 7-8 मार्क्स तो गया टोटल के चक्कर में। कंफर्म करना गाइज, मेरे पास ये वाला आंसर डिफरेंट आंसर आ रहा है। हितेश एक बार फिर से चेक कर लो, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ 200 रुपए का डिफरेंस है। तो 200 रुपए का डिफरेंस क्या चीज के वजह से हो सकता है, ये 5,200 ही लिया है ना।
हितेश चेक कर लेना, ये 5200 ही लिया है ना? यस अनुभव, टोटल करेक्ट है, वेरी गुड। गाइज ये टोटल और बैलेंस वाला जो आंसर आप लोग दोगे ना, उसी से आंसर लिखेंगे और उसी से चेक करेंगे। आई एम नॉट डूइंग दिस टोटल एंड बैलेंसिंग इन क्लास, ठीक है? तो अगर कोई आंसर नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी देख रहा नहीं है, वेट कर रहा है कि बस हम लिख दें और कॉपी कर लेंगे, ऑल राइट, देन यू आर गोइंग गुड, तब फिर तो हो गया फिर, ठीक है? ये इतना देर क्लास में वेट इसीलिए चल रहा है बिकॉज आपको टाइम मिल रहा है कि अपने आप फटाफट टोटल करो, चेक करो, बैलेंस कैलकुलेट करो और बताओ। अपने तनिष्का सुनना, नाउ अगेन मेरे पास एक थर्ड आंसर आया है यहाँ पे टोटल का, एक यूनिफॉर्म आंसर नहीं आ पा रहा है ये बैलेंसिंग फिगर का। तुम लोग भी एक बार वापस से रीचेक करो, एकदम सही से रीचेक करो मेरे को एक बार में, अभी एकदम आराम से टेक योर टाइम 2-3 मिनट्स एंड फिर ये वाला आंसर बताओ। तनिष्का सुनना, ठीक है? ये बात आप लोग सबको, मेरे को सबका आंसर ये चाहिए, टोटल वाला और बैलेंस वाला, ठीक है ना? और किसी को सुनने का भी जरूरत नहीं है, जो बोलने वाले। तनिष्का सुनो, तनिष्का, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया, आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, जो जो पैसा रिसीव हुआ वो सारा सारा लिख दिए, जो जो पैसा रिसीव हुआ ना वो सारा लिख दिए, जो जो पेमेंट हुआ वो सारा लिख दिए। लास्ट में अपने को अपना ये क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो ऐसा आना चाहिए ना कि ये दोनों साइड मैच हो जाए, एकदम बेसिक प्रिंसिपल। सर ओपनिंग बैलेंस, टोटल रिसीट्स, टोटल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, दोनों साइड मैच, एकदम बेसिक रूल ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेजर। तो अपने पास यहां पर अगर टोटल ये वाला ज्यादा आ रहा है तो यहां पर भी सेम टोटल आना चाहिए। तो सर लेकिन यहां पर तो ये टोटल आ रहा नहीं था, कमती आ रहा था, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या चीज का बैलेंस होगा? सर बैंक का बैलेंस दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है वो बैंक का ही निकल रहा है। अच्छा 75,600 को, ये 75,600 को तुम 75,400 लिख दिया था, अच्छा ठीक है, तो अभी आ गया ना? तो अभी ये आंसर 123,950, एक और आंसर आ चुका है। जिन लोग का ये 123,950 अपने आप नहीं आ रहा है, दे नीड टू रियली प्रैक्टिस द कैलकुलेशंस। यस, वन मोर कंफर्मेशन, थैंक यू रोशनी, वेरी गुड, करेक्ट है रोशनी। यस, तो ये आंसर अब सबका रिकन्फर्म हो चुका है, ये रिकन्फर्म हो चुका है, ये फाइनल आंसर है 293,550 करेक्ट आंसर है। मेरे पास कम से कम भी
बहुत सारा आंसर अभी क्रॉस वेरीफाई हो चुका है और ये बैलेंस भी करेक्ट है। जिन लोग का ये नहीं आ रहा है, यू नीड टू रीचेक कि आप लोग कैसे कर रहे हो टोटलिंग। कहीं पे बैलेंसेस लिखने में कहीं पे एरर हुआ है आपका, बिकॉज कहीं पे एरर है आप लोग का। करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, मूविंग ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में एकदम सेम चीज था। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी अपने पूरा पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्लास में। इसका आंसर सिर्फ डिस्कस करेंगे, सब कोई पार्टिसिपेट करेगा। यस, थैंक यू आस्था, वेरी गुड। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 सुन लो सब कोई, एकदम जैसे अपने अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाए। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। रिसीट्स दिया हुआ है, देखो अलग से रिसीट्स लिख के दे दिया, अलग से रिसीट्स लिख के दे दिया। मतलब ये तो साफ साफ बोल दिया ये सब रिसीट्स है। तो लिखो ना रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन, सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का रिसीट साइड में 2 सब्सक्रिप्शन, 2 एंट्रेंस फीस, 2 लाइफ मेंबरशिप फीस। एक बार रुक जाना, लाइफ मेंबरशिप फीस मेरे को पहले बता दो, लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से उठ के कहां जाएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? आई या बी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बी बैलेंस शीट? हाँ, नो क्या चीज का मतलब? सोचना नहीं है, नहीं बताएंगे। हाँ, जो पहले वाले क्लास में भी डिस्कस हुआ है और वो रिवाइज भी नहीं हुआ है, दिक्कत ये है। हितेश करेक्ट आंसर है। गर्व वेरी गुड, रोशनी वेरी वेरी गुड, करेक्ट है। गरिमा करेक्ट है। रोशनी, अनुभव, अंजलि करेक्ट आंसर है। सर बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाता है सीधा सीधा। लाइफ मेंबरशिप फीस नॉन रेकरिंग नेचर का रिसीट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, कैपिटल नेचर का रिसीट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में नहीं लेके जाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में अपने को ये बोल सकता है कि देखो ये जो टोटल लाइफ मेंबरशिप फीस मिला ना, इसको बैलेंस शीट में अलग से रखो, कैपिटल फंड में जोड़ना मत, अलग से रखो और थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इसको इनकम में लेके जाओ। इसको 10 साल में 15 साल में डिवाइड कर दो, थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाओ। क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस बोलने को लाइफ मेंबरशिप फीस है, बट वो जनरली 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स के लिए मिलता है। जैसे इस्कॉन टेम्पल का आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं। सर इस्कॉन टेम्पल का जो लाइफ मेंबरशिप फीस होता था, अभी क्या है एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है, बट बहुत पॉपुलर था। जो लाइफ मेंबरशिप, वहां पे सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है कि आप जाओ एनुअल सब्सक्रिप्शन दो और आप इस्कॉन टेम्पल में जा सकते हो, कभी भी वहां के आप रूम्स में रह सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो वहां का फैसिलिटीज। टेम्पल में जाके आप लोग, रिलीजियस प्लेस है, आप लोग जा करके वहां पे भक्ति भी कर सकते हो। तो वहां पे वो लोग लाइफ मेंबरशिप फीस बोलता था, कोट करता था। एक एक 1.5 लाख रुपया लगता है वहां पर, ठीक है ना। इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल, बहुत अच्छा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग लाइफ मेंबरशिप फीस जो बोलता था, जिसका 1.5 लाख रुपया वो लोग लेता था एक एक मेंबर से, वो होता था 14 ईयर्स के लिए। 14 ईयर्स के लिए। तो अगर कोई 14 ईयर्स कंप्लीट हो गया तो 15th ईयर में अगर वो आएगा तो उसको वापस से रिन्यू करवाना पड़ेगा लाइफ मेंबरशिप फीस, या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन सिस्टम में आना पड़ेगा। बोलने को लाइफ मेंबरशिप फीस था, लेकिन उसका एक्सपायरी था ना 14 ईयर्स के बाद। तो वो लोग क्या करता था, इस लाइफ मेंबरशिप फीस का कलेक्शन को 14 ईयर्स में एलोकेट करता था अपना इनकम में, राइट। अलग अलग अकाउंट रखता था कि देखो इस साल में टोटल इतना लाइफ मेंबरशिप फीस मिला, तो ये वाला का 14 ईयर में एलोकेशन, इस साल में ये वाला मिला, इसका 14 ईयर्स में एलोकेशन, राइट। ईयर वाइज अमाउंट मेंटेन करता था। मैक्सिमम 14 साल का ही मेंटेन हो सकता था, 15 ईयर का तो मेंटेन हो नहीं सकता, अगर आप लोग ये चीज सोच पा रहे हो तो, है ना। बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फीस दिख रहा है ईयर वाइज, 2001-2, 2002-3, 2003-4, 2004-5, किस किस साल में कितना कितना लाइफ मेंबरशिप फीस मिला,
2001-2 वाला जो मिल रहा होगा 14 साल ही चल सकता है मैक्सिमम। 14 साल के बाद तो वो सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जा चुका होगा, राइट। जस्ट लाइक बैलेंस शीट में जैसे एक असेट दिख रहा होता है, फिक्स्ड असेट, उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। 14 ईयर्स का उसका लाइफ है, मान लो 14 ईयर्स में उसको राइट ऑफ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कर देंगे 14 ईयर्स में। 14 ईयर्स बाद वो खत्म हो जाएगा ना। एकदम सिमिलरली लाइफ मेंबरशिप फीस को कभी कभी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की तरह बोल सकता है 14 ईयर्स में एलोकेट कर दो, 10 ईयर्स में एलोकेट कर दो, 20 ईयर्स में एलोकेट कर दो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द क्लब, डिपेंडिंग ऑन द एनपीओ, ठीक है। एनीवेज अपने को इतना ज्यादा इस चीज पे फोकस नहीं लेना है। एक क्वेश्चन आएगा छोटा सा इसको लेकर के, वो एक टिपिकल सा क्वेश्चन होगा, वो अपने कर लेंगे। बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। मेनली आपको ये समझना है सर, लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कौन सा? एनजीओ। एनजीओ इज मोस्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली. In fact, NGO is also a non-profit organization only. It is one of the examples of non-profit organization. Right? आप जितना भी NGO जानते हो वो भी सारा non-profit organization ही है। जैसे वाटर फॉर पीपल वगैरह टाइप का आप बोल रहे हो, एक जितना ऑर्फनेज होता है, जितना ओल्ड एज होम होता है, राइट, ऑल दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एंड इसी को आप एनजीओ बोल रहे हो, राइट। इन्वेस्टमेंट पेमेंट में आएगा, इन्वेस्टमेंट किया है बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पेमेंट में आएगा। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएगा सर? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब बना रहे हैं ना, जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हैं तो सर वहां तो रिसीट्स में आएगा, रिसीट्स में। जनरल डोनेशन रिसीट्स में, और ये क्योंकि जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ही जाएगा। लॉकर रेंट बात कर चुके हैं, लॉकर रेंट क्या होता है? लॉकर रेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेगुलर रेकरिंग टाइप का इनकम होता है, राइट। जैसे मान लो एक क्लब के अंदर में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के साथ में लॉकर रहता है, लॉकर का बोलता हम तो अलग से रेंट लेंगे, राइट। या फिर कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर भी कभी कभी लॉकर होता है। या फिर एक क्लब के अंदर में स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में भी ड्रेसिंग रूम होता है, उसके अंदर लॉकर होता है, तो लॉकर का अलग से रेंट ले सकता है क्लब। लॉकर रेंट एक रेगुलर रेकरिंग टाइप का छोटा मोटा इनकम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। और सर पैसा मिला होगा, रिसीट्स है, वैसे भी अलग से हेडिंग दे दिया रिसीट्स, तो रिसीट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, क्योंकि जनरल फंड के ऊपर मिला है। अगर स्पेसिफिक फंड के ऊपर मिलता फिर अपनी बात करेंगे इसके बारे में अलग से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पेमेंट में आएगा सर, इन्वेस्टमेंट है कहां? इन्वेस्टमेंट है कहां? यहां तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट बोला है। ये एक साथ है, ये एक साथ है गाइज, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। इसको एक साथ देखो, इंटरेस्ट ऑन 10% जीएफआई जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये एक साथ है। तो सर इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट मतलब अपने कुछ इन्वेस्ट करके रखे, उसके ऊपर पैसा मिल रहा है, रिसीट है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसीट साइड में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर नॉर्मल इनकम है, तो रिसीट तो है ही, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसीट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो नॉर्मल इनकम है, डे टू डे एक्टिविटी है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के तो रिसीट साइड में जाएगा ही जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में भी जाएगा। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी सर रिसीट्स में जाएगा, और स्पोर्ट्स मटेरियल का अपने को कंजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल नॉर्मल, रिसीट सर पैसा मिला है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिए, बास्केटबॉल का स्क्रैप हो गया था, इतना सारा बास्केटबॉल खराब हो गया, उसको बेच दिए, तो स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिए। या फिर अच्छा स्पोर्ट्स मटेरियल भी बेच सकता है। एक क्लब है, मान लो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, मान लो उसके पास बहुत सारा नया नया बास्केटबॉल भी पड़ा हुआ है, नया नया शटल पड़ा हुआ है, नया नया कुछ कुछ चीज पड़ा हुआ है, तो वो नया नया आइटम बेच भी सकता है, नया बास्केटबॉल पूरा अपने मेंबर लोग को बेच भी सकता है फॉर मनी, नो प्रॉब्लम। वो उसका एनपीओ का चॉइस है, उसको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि नहीं नहीं तुम तो बेच नहीं सकता, तुम तो एनपीओ है, बेच सकता है,
एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना फंड इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरह का एक्टिविटीज कर सकता है। वो स्पोर्ट्स मटेरियल को, नया नया स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच भी सकता है, उससे कमा भी सकता है। हालांकि उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग, बट वो फंड तो बनाएगा अपना, तो प्रॉफिट में कुछ आइटम बेच सकता है, राइट। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 200, ये भी सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसीट साइड में, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस को एकदम ऊपर में दे दिया, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन अपने इसको लास्ट में लिखते हैं, एकदम नीचे में लिखेंगे, ऊपर में नहीं लिखेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अपने को एकदम लास्ट में लिखना पड़ता है, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, एकदम लास्ट में कैश एंड बैंक, ठीक है। तो यहां पे कैश का बैलेंस दे दिया, तो कैश का बैलेंस अपने लिख देंगे 32,000 लास्ट में, और बैंक का बैलेंस में क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन से भी इजी है। यहां तो आपको चला के अलग से बोल दिया कि देखो ये सारा मेरा रिसीट है, ये मेरा सारा पेमेंट है, अब तुम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना दो। तुमको अलग से बता दिया कि देखो ये सारा रिसीट है, ये सारा पेमेंट है, और तुम बना दो। हाँ, रेंट दे दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, फर्नीचर, सैलरी, ये सब पेमेंट है, पेमेंट साइड में जाएगा। चैरिटी शो एक्सपेंस भी पेमेंट साइड में जाएगा। और फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर आप लोग बताओगे, बैलेंसिंग फिगर आप लोग बताओगे, अमाउंट बताओ कितना आ रहा है यहीं पे इसी साइड। हाँ बोलो, ये कंफर्म है। हितेश, अभी तक जो मेरे पास आंसर आ रहा है उसके हिसाब से जो आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है। हाँ अनुभव, बना बनाया का तो आंसर बता दो। अनुभव, बना बनाया सम आपको दिया, उसका तो आंसर बता दो। हाँ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ही पूछा और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना के दे दिया। मेरे पास कुछ आंसर आया है अभी तक, और आप लोग अब कंफर्म करोगे क्या आप लोग का भी बैलेंसिंग फिगर 4000 आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, जो लोग होमवर्क नहीं किए हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होंगे, और करेंगे तो हाथ में कैलकुलेटर ले लेंगे, फटफट कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे और आंसर बता देंगे। दैट इज ऑल्सो फाइन, एटलीस्ट ट्राइंग टू अटेंड द क्लास प्रोएक्टिवली, ठीक है। हाउएवर नॉट द आइडियल सिनेरियो। और इनफैक्ट मेरे पास तो अब टोटल भी आ चुका है। टोटल कौन बता रहा है? सुपर, वेरी गुड आंसर, ये मैच हो रहा है, एंड दिस सीम्स टू मी करेक्ट आंसर। करेक्ट है, टोटल 81,700 है। वेरी गुड तनिषा, मानवी एंड गरिमा, एंड 4000 इज द बैलेंसिंग फिगर। एकदम शॉर्ट में ना मेरे को बताना तो यहाँ पे क्या क्या अमाउंट आएगा। यहाँ पे ये रिसीट्स है, ये पेमेंट्स है, ये ओपनिंग बैलेंस है ब्रॉट डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कैश बैंक कितना, 500 और 1000 बस, और कैरिड डाउन में आ रहा है 32,000, और 32,000 और बैंक में 4,000। हाँ, यहाँ पे अमाउंट बताओ एक के बाद एक फटाफट, खाली पहले रिसीट साइड का अमाउंट बोलो। हाँ, फिर से 10,000, फिर से, क्या मजाक चल रहा है? अच्छा, 10 10 10 10, मतलब क्या ही करना है बोलो। 4,000 फिर से 10,000, क्या मजाक बना दिया। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आई मीन चैरिटी चल रहा है। 4,000, 10,000, फिर 100, 25, 900, 200,
100, 25, 900 और 200। ठीक है, मतलब देख पा रहे हो इसमें अब हम क्या ही नाम लिखें, बोलो। ये लाइन से टक 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 लिख दिया। ठीक है, ये नाम को भी एज इट इज कॉपी पेस्ट यहां पे कर देना है। उसके बाद अमाउंट भी एकदम देखो, पेमेंट का भी अमाउंट यहां से शुरू होगा, रेंट से कितना, 6 6 4 1200, 6 6 4 1200, 1000 नहीं है, 10,000 है, 10,000, 14,500। 4,000 कैश का बैलेंस तो 32,000 सॉरी ऊपर दिया हुआ था। ये लो 32,000 ऊपर बैलेंस दिया हुआ था, और ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकल गया। एंड ऑब्वियसली इसका टोटल अपना क्या आया, 81,700, 81,700, 81,700। लो, जिसका अभी तक नहीं हो रहा था अब देख लो। क्लोजिंग बैलेंस रिसीट साइड में दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस रिसीट साइड में दिया हुआ है, मतलब ये कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। कितना क्लियरली बोला, ये क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। कैश का दे दिया, बैंक का बोला क्वेश्चन मार्क, कुछ तो खुद से कर लो, क्वेश्चन भी बोल रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम अपने इस क्वेश्चन में स्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मूविंग ऑन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पहले एक बार होमवर्क में अपने आप ट्राई करना ही होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को करना ही होगा। ठीक है ना, मस्ट एकदम। फंड वाला चीज बताना था आज के क्लास में, बट इट्स अ डिस्कशन ऑफ 40 मिनट्स, 35 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें कोई अनोखा नया बात नहीं है। जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त करते थे, फर्नीचर का लेजर बनाते थे, वैसे ही एक फर्नीचर अकाउंट बनाना है। जैसे ही नॉर्मल आप लेजर सीख के आए हो। ठीक है, हाँ, बस इसमें कोई डेप्रिसिएशन दे दिया, कोई एसेट सेल हो रहा है, कोई एसेट परचेज हो रहा है, फर्नीचर परचेज हो रहा है, फर्नीचर सेल हो रहा है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, ये आपको करना पड़ेगा अपने आप। केस 1, केस 2 होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क है। कौन कौन सा क्वेश्चन बोले सर? 4, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। ओके, अभी एक और महत्वपूर्ण बात सुनिएगा। जो नेक्स्ट क्लास है अपना, वो आप लोग का गुडविल का क्लास है। एवरीवन, नेक्स्ट क्लास जो है ना सैटरडे को, गुडविल के ऊपर है। कब है सर? सैटरडे को है। कितना बजे से सर? सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30, एंड एवरीवन मस्ट अटेंड। अपना गुडविल का 2 क्लास हो चुका है।
नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास, अपने वाला चैप्टर को रैप अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में गुडविल वाला चैप्टर को पूरा रैप अप करेंगे सैटरडे वाले क्लास में 9:30 बजे से। जितना जरूरत पड़ेगा चैप्टर कंप्लीट करके उठेंगे, प्रोबेबली 11 तक हो जाएगा, नहीं तो 11:30 तक भी जा सकता है। ठीक है, एवरीवन मस्ट अटेंड 9:30 to 11, प्रोबेबली 11:30 तक भी जा सकता है। नहीं हितेश, चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे गुडविल, उसके बाद अपने और थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा सिलेबस लगेगी कंट्रोल में आ गया। अभी सबका स्कूल का एग्जाम्स के चक्कर में सबको सिलेबस का हलचल मचा हुआ है, ठीक है ना। तो सिलेबस का हलचल इतना जोर माथा में चलने से क्विज वगैरह काम नहीं करता है। क्विज को अभी हफ्ता 10 दिन अपने डिले करके रखेंगे, पोस्टपोन करके रखेंगे, पहले थोड़ा सा सिलेबस कवरेज हो जाए। ठीक है, एंड जिसको ना तो स्कूल का टेंशन है, ना क्विज हो रहा है, और ना यहाँ पे क्लास में होमवर्क कर रहा है, उसका अलग ही मस्त मजा चल रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसी इंजॉय करते रहिए, है ना, बार बार नहीं मिलता है लाइफ। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट गाइज, अपने आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय। हाँ हाँ, तो अरे कौन मतलब बोला तो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को ऑफलाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी भी बस इसलिए हम मतलब अलग